श्रीला जी। नमस्कार। नमस्कार जी। परमपिता बाबा की जय। आज का चर्चा का विषय है ब्रज समाज में संतुलित अर्थव्यवस्था। इस विषय पर थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, फिर भी आज हमने सोचा कि इस विषय को फिर से लिया जाए। और ये स्पेसिफिक टू ब्रज समाज है, ये हम किसी और समाज की चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रौद्ध व्यवस्था के अनुसार किस तरह से संतुलित अर्थव्यवस्था होगी, प्रौद्ध में क्या कहा गया है और हमारे यहाँ उसकी क्या संभावनाएं हैं, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रौद्ध व्यवस्था में कहा गया कि जो जिस समाज की जितनी जनसंख्या है उसका एक बराबर अनुपात या भिन्न भिन्न कार्यों में लगा रहेगा तो उसका विकास संभव है। हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं थी जो कि अब सभ्यताएं नहीं रही, केवल उनके नाम रह गए। तो एक सभ्यता क्यों डूब जाती है, क्यों मर जाती है, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो 3 कारण उसमें प्रमुख माना गया है। तो उसमें यह है कि मान लीजिए एक सभ्यता एक नदी के आसपास कहीं, या एक जनपद था एक नदी के आसपास कहीं विकसित हो रहा था। यह नदी ने अपनी धारा बदल दी, उसका धारा कहीं और चला गया, वहां से शिफ्ट हो गई धारा। तो फिर वो नदी एक व्यवस्था थी उसको चलाने के लिए, तो वहाँ की सभ्यता और वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। एक तो ये कारण था जो भूतकाल में ऐसा हुआ है। दूसरा है कि वहाँ के जो शिल्पकार हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, जो लोग उद्योगों से जुड़े हुए हैं, शिल्पकार मतलब हो गया उद्योगों से, जो वहाँ की जो चाहे कॉटेज इंडस्ट्री हो या किसी और तरह के, जो कि दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए चाहे वो फर्नीचर ही बना रहे हो, हल बना रहे हो, किसी और तरह की बैलगाड़ी बना रहे थे, रथ बना रहे थे, इस तरह की कोई भी क्राफ्ट्समैनशिप जिसको हम बोलते हैं, शिल्पकार जिनको हम नाम देंगे, तो ऐसे लोगों की यदि वहां से चले जाए, हट जाए, उनका अभाव हो जाए तो वहां की सभ्यता खत्म हो जाती है, या उनकी मृत्यु हो जाए किन्हीं कारणों से। जो कुछ परिवार हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से वो वहां नहीं रहे, क्योंकि वो एक सपोर्ट सिस्टम रहता है जिसके हिसाब से सभ्यता चलती है। तीसरा कारण है शिक्षा। जिस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, यदि वो शिक्षा का अभाव हो जाए तब भी सभ्यता का पर प्रभाव पड़ता है, उसका अंत हो जाता है। तो ये 3 मूल कारण हैं जिनकी वजह से बहुत सारी सभ्यताएं प्रगति की और उसके बाद से उनकी अवनति भी हो गई, वो और नीचे चले गए और इतिहास के गर्त में समा गए। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा जब भी हम किसी समाज की को हम जब निर्माण करेंगे, तो इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। अभी हम हाल की घटना का हम जिक्र करते हैं। जब से ये कोरोना का मार हुआ, मजदूर पंजाब से भागे, तो वहां क्या हालत हो गई, वहां पर खेती पर प्रभाव पड़ गया, क्योंकि वो आश्रित किसके थे, उन मजदूरों के थे जो कि वो खेती में सहायता कर रहे थे। और पेपर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि खास करके पंजाब सरकार ने झारखंड में आकर के वहां के मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से पंजाब बुलाया, कि गेहूं की कटाई होनी थी और भी बहुत सारे काम थे जो रुक गए थे, और उनके लिए संभव नहीं था कि वहां पर इतना अभाव हो गया। तो एक मतलब एक ऐसी महामारी आई, वहां से आदमी शिफ्ट हो गया। पहले वहां लोग काम करने के लिए जाते थे और उस किसी कारण से वहां से भागे, तो यहाँ तक कि जो पंजाब के लोगों ने या पंजाब की सरकार ने उन मजदूरों को लौटने का किराया दिया,
अपने यहाँ से बसें भेजी और वो बसों में मुफ्त यात्रा करके वो लोग पंजाब में गए और उन लोगों को इंसेंटिव दिए गए कि आप लोग सब लोग आइए पंजाब में, और पंजाब में हम किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं होने देंगे, आप लोग आइए यहाँ पर रहिए और जो आप काम कर रहे थे वो काम करते रहिए। अब अब ये देखिए, मतलब ये हमारा हाल का एग्जाम्पल है कि वहाँ और अभी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। दिल्ली में जितने भी मजदूर काम कर रहे थे या अन्य जगहों पर, दिल्ली में क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है इसलिए हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, वो लोगों छोड़ करके आ गए और उसकी वजह से जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उनमें से बहुत सारे मजदूर यदि वापस नहीं गए तो वहां पर जो बहुत सारी चीजें बन रही थी वो बननी बंद हो जाएंगी और इसके कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं। मतलब एक चीज दूसरे चीज पर निर्भर होती है। ऐसा नहीं कि वो एक, मान ली एक कोई चमड़े का काम कर रहा था, कोई लकड़ी का काम कर रहा था, कोई प्लास्टिक का काम कर रहा था, हर तरह के बहुत सारे तरह के काम कर रहे थे, छोटी छोटी जगहों पर लोग लगे हुए थे। हो सकता है उसके मालिक को भूखे मरने की नौबत नहीं आए, लेकिन उस व्यवसाय को तो बहुत दिक्कत होगी और वो व्यवसाय एक बार टूट जाने के बाद में उसका उबरना बहुत मुश्किल होता है। तो ये अभी तक पता नहीं चल रहा है, अभी केवल 6 महीने बीते हैं। यदि ऐसी स्थिति रही कि लोग 1 साल तक फिर जो बड़े बड़े शहर थे जहाँ पर लोग काम कर रहे थे वहाँ यदि नहीं जाए, जैसे मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, हमारा दिल्ली हो गया या और बेंगलोर हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े शहरों में जो लोग काम कर रहे थे, उन शहरों की व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और इनकी संख्या 1-2 की नहीं थी, ये लाखों में काम कर रहे थे। तो किस तरह से कोई एक जो विकसित जगह है ये तो बाहर के लोगों पर आश्रित है, तो जैसे ही बाहर के लोग हट जाएंगे व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इस एक कारण और भी है कि जितना भी विकास हो रहा है, विकास में जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रौद्ध इस बात को कहता है, प्रौद्ध के सिद्धांत में यह है कि हम लोकल लोगों को 100% रोजगार देंगे। बाहर के आदमी को रोजगार तभी देंगे जब हमारे यहाँ के अपने लोग सारे काम में लग जाएंगे, अन्यथा हम सारा काम अपने लोगों के द्वारा करेंगे। अब इसका महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए कितना ज्यादा है। और विकास में 2 चीजें प्रौद्ध में कही गई। प्रौद्ध में कहा गया कि जो स्थानीय लोग हैं वही उद्योग में या कृषि में या किसी और जो अन्य अन्य प्रकार के व्यवसाय हैं उसमें लगे रहेंगे। और साथ में ये भी कहा गया पूंजी भी स्थानीय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का पूंजीपति आए और पैसा लगाए और उसे काम धंधा शुरू हो जाए। कल को वो पूंजीपति ये अपना सामान पूंजी लेकर के चला गया तो सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे बहुत जगह पर ऐसा केसेस हुए हैं जब वहां के पूंजीपतियों ने अपना हाथ खींच लिया तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इन बातों का प्रैक्टिकल जो है वो हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। इस तरह की चीजें भारत में नहीं लेकिन अन्य देशों में कई जगह ऐसी हुई हैं, चाहे वो बड़े बड़े देश हों। खैर अब इस बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरा जो प्रौद्ध की दर्शन में कहा गया, जब हम विकास करेंगे तो जो लोगों की संख्या है उसका कुछ प्रतिशत भिन्न भिन्न कार्यों में लगा रहना चाहिए। उसमें यह कहा गया कि कृषि में 30 से 40% से ज्यादा लोग काम नहीं करने चाहिए। आज की हमारी जो व्यवस्था है इसमें तो कृषि पर निर्भरता करीब 70% लोगों की है। 65-70% लोग, हम ब्रज समाज की बात कर रहे हैं, ब्रज समाज में इसमें 65 से 70% लोग
कृषि पर आधारित हैं। लेकिन प्रभुत्व की व्यवस्था में कहा गया 30 से 40% से ज्यादा कृषि के ऊपर निर्भर लोग नहीं होने चाहिए। 20% लोग कृषि आधारित उद्योग के ऊपर आश्रित होने चाहिए। 30 से 40% हो गए केवल किसान हो गए, और 20% जो लोग होंगे कृषि से आधारित जो उद्योग है। उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कृषि के उपकरण बनाने हैं, कृषि के लिए खाद बनानी है, कृषि से जुड़ी हुई बीज का काम करना है, बीज बनाना है, कृषि से जुड़ा हुआ जो मिलता जुलता काम है, जैसे डेयरी का उद्योग है, डेयरी उद्योग, क्योंकि जब गाय भैंस हमारे पास में रहेंगी तो उसका जो गोबर है वो हमारे लिए ऑर्गेनिक खाद बना करके भी देगा और दूध भी देगी वो। तो वो कृषि से आधारित उद्योग के रूप में ही माना जाएगा। इसी तरह से आज हमारे यहाँ वो चीज नहीं हो रही है, लेकिन यदि हम जो बहुत तरह की और जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम ये डेवलप करें, जो कि ब्रज समाज में दिखाई नहीं पड़ती अभी, जैसे कि सेरीकल्चर, रेशम के कीड़े पालने की व्यवस्था। अभी ब्रज समाज में ये काम नहीं होता है, और जगह ये काम होता है। चीन जापान में तो इसमें इस मामले में वो बहुत आगे हैं। हमारे पूर्वोत्तर राज्य में इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत काम किया जाता है। वहाँ के जो सिल्क उद्योग है थोड़ा बहुत काम कर रहा है, कुछ बांग्लादेश में भी इसके ऊपर काफी काम होता है, लेकिन हमारे ब्रज क्षेत्र में उसके बारे में कोई काम नहीं होता। इसी तरह से मान लीजिए मधुपालन है, ये भी एक कृषि से जुड़ा हुआ उद्योग है। फूलों के लिए फूलों की खेती करना, फलों की खेती करना कृषि से जुड़े हुए काम है। इसी तरह से बहुत तरह के काम हैं। तो उन 40% हो गए जो डायरेक्टली कृषि से जुड़े रहेंगे, और 20% जनसंख्या जो होगी उससे कृषि से आधारित जो व्यवस्था है, उद्योग है, उन पर वो लोग लगे रहेंगे। अभी आते हैं जो 20% अन्य लोग होंगे, उनको अकृषि उद्योग या जिसको इंडस्ट्रियल काम हम कहा जाए, जो कल कारखाने में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि वहां पर जो जनसंख्या होगी उनके जो सहूलियत के लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो जरूरी नहीं कि वो उद्योग कृषि से जुड़े हों, लेकिन कृषि के अलावा जो उद्योग होगा उसमें मैक्सिमम 20 से 30% तक आदमी काम करने चाहिए, तो वो अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाएंगे और एक दूसरे के पूरक हो पाएंगे। फिर 10% लोग हैं, उनको कहा गया कि व्हाइट कलर जॉब उनको में 10% ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। व्हाइट कलर जॉब में कौन हो गए? जैसे टीचर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो गए, पुलिस प्रबंधन के लोग हो गए, या इस तरह की और जो व्यवस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर जो लोग काम करेंगे, तो उनमें जो 10% से ज्यादा लोग काम नहीं करने चाहिए। अब बाकी बचता है 10%। उन 10% में कहा गया जो व्यवसायिक वर्ग है, जो सामान की खरीदना बेचना इस तरह के कामों में जो लोग लिप्त हैं, दुकान बना ली और कुछ सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या समाज में 10% से ज्यादा नहीं होनी। तो ये मोटा मोटी एक हिसाब दिया गया है कि इस तरह की व्यवस्था समाज में रहेगी तो समाज में संतुलित अर्थव्यवस्था रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए कि हमने कहा कि 20 से 30% लोग उद्योगों में लगे रहेंगे जो कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि के अलावा जैसे हमको
दवा बनानी है, केमिकल बनाने हैं, मेटल उद्योग है, धातु से चीजें जो बनती हैं, पत्थर है, जमीन है, ईंटा बनाना है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसका आज की कृषि से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस व्यवस्था में ये मान लीजिए ज्यादा लोग ये काम करें, 20 से 30% हमने बोला, उसमें ये 40% लोग काम कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा कि वो हम ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, हमारे यहाँ उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये कुछ हद तक तो ठीक रहेगा, लेकिन बाद में ये हमारे लिए परेशानी का सबब हो जाएगा, क्योंकि हमको और जो जगह से आदमी को हटा करके उद्योगों की व्यवस्था में जब हम लगाएंगे, तो जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें कहीं कहीं कमी हो जाएगी, कमी रह जाएगी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब हम कम समय में ज्यादा उत्पादन की लायक हो जाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं आ जाएं, तब उतना ज्यादा हम ये प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, उद्योग लगा करके उद्योग का प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। समस्या तब आएगी जब उसका मार्केट नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से हम अपना समाज डेवलप कर रहे हैं और लोग भी अपने समाज को उसी तरह से डेवलप कर रहे होंगे, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आएगी। खास करके हम ब्रज समाज के अंदर देखते हैं तो हमारे यहाँ खनिज पदार्थों की कमी है, ना हमारे पास खनिज तेल है, ना ही खनिज पदार्थ है, और नेचुरल गैस भी नहीं है हमारे पास में। तो अब इसकी जो पूर्ति है इसको हमको बाहर से करनी है, या हमको इसका अल्टरनेटिव खोजना है, जिससे कि ये जो चीज है हम बाहर से ना मंगाएं, हम खुद ही अपने यहाँ पैदा करते रहें, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोफ्यूल। कि बहुत सारे ऐसे हमने पहले बहुत नाम आता था, सुना होगा आप लोगों ने, जट्रोपा। जट्रोपा ये कहीं पर भी कम पानी में भी ऐसे पैदा हो जाता है। तो उसका जो बीज होता था उसको क्रश करके और उससे वो तेल के रूप में काम आता है, और उससे गाड़ियां चलाई और बहुत उसका एक समय में बहुत नाम आया। तो क्योंकि हमको बाहर से तेल ना लेना पड़े, कम से कम लेना पड़े, तो हमको बायोफ्यूल को तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको लेकर के हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर कि कृषि अच्छी नहीं होती, तो वहां पर इस तरह के पौधों को लगा करके और उससे हम तेल को तैयार करें। या उसका अल्टरनेटिव ये भी है कि हम सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित हो जाएं, क्योंकि सोलर एनर्जी से भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हमको तेल की आवश्यकता कम से कम हो जाएगी। तो हमको इन बात, जब हम ब्रज समाज की जब हम संरचना में जब जुड़ेंगे तो इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। हम बाहर से सामान कम से कम क्यों लें, और हम अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा उत्पादन क्यों करें जो हमारे लोगों के लिए सफिशिएंट हो। उसका एक ही कारण है कि हमारी जो पूंजी है, हमारा जो अर्जित पूंजी है, वो हमारे यहाँ रह करके और वो उसको बढ़ता रहे। ये पूंजी हमसे बाहर चली गई तो विकास को हमने कहीं और भेज दिया। जब तक कि बहुत अत्यंत आवश्यक नहीं हो तब तक हमको बाहर से चीजों को नहीं लेना चाहिए। जो समाज के लिए सही है वही देश के लिए सही है, वही एक ब्लॉक के लिए भी सही है। तो इस तरह की हम जो व्यवस्था हम बात कर रहे हैं समाज के लेवल पर, मोटा मोटी वही व्यवस्था हमको अपने जिला स्तर पे भी देखनी पड़ेगी, ब्लॉक के स्तर पे भी देखनी पड़ेगी। कि ऐसा नहीं हो किसी जगह खेती करने के लिए आदमी नहीं है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक जगह हमने कर दिया, तो वहां भी वो समस्या आएगी। तो इसीलिए हमने कहा कि हमारी जो प्लानिंग है प्रौद्योगिकी की व्यवस्था में, हम ब्लॉक लेवल प्लानिंग, ब्लॉक से उठ करके ऊपर, ब्लॉक से जिला, जिला से अपने अन्य क्षेत्र में उसकी हम प्लानिंग करते हैं, जिससे कि मनुष्य का पलायन
कम से कम हो, नहीं तो लोग शहर गांव से छोड़ करके शहर जा रहे हैं। और हमको गांव में वो सुविधा देनी होंगी जो शहरों में है, जैसे कि बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था। ये 3 चीज यदि हो जाए गांव के अंदर, यदि हम अच्छी तरह से सड़कें बना सकें और सड़कों को हम शहरों से जोड़ सकें। दूसरा, हम वहां पर पीने का पानी उनके घर घर में पहुंचा सकें, उनको रहने के लिए घर बना कर दे सकें और बिजली की व्यवस्था कर दें, तो शहर में भी यही है। तो फिर गांव में भी आदमी अच्छी तरह से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो प्रौद्योगिकी की व्यवस्था में इन बातों को कहा गया। अभी हम ब्रज समाज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, ब्रज की जो पॉपुलेशन है इस समय लगभग 4 करोड़ है और लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा क्षेत्रफल है। ये जो 4 करोड़ लोग हैं, ये कहां कहां पर किस तरह से लगे हुए हैं, अब उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। जो 4 करोड़ में एक चीज और हम यहाँ बता दें कि हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष का अनुपात अच्छा नहीं है। हर 1000 पुरुष पर 870 स्त्रियां हैं, मतलब 130 स्त्रियां कम हैं। उसके बहुत सारे कारण है, सामाजिक कारण है, जिसको हम लोग जानते हैं। वो कारण क्या है? वो कारण है कि लिंग का जो भ्रूण का जो परीक्षण कर लेते हैं, बहुत लोग चोरी छुप से करते हैं और लड़कियों को पैदा नहीं होने देते अपने घर में। कम से कम पैदा करने की हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में लड़कियां नहीं हो। यही कारण है कि हमारे यहाँ स्त्रियों का अनुपात बहुत कम है। मतलब 1000 पुरुष में 870, ये 2011 की जनगणना की बात हम कर रहे हैं और अभी कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ होगा। 870 स्त्रियां हैं, तो ये भी एक विषमता का कारण बनेगा और है। हमने देखा है गांव-गांव में जाकर के देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों की जो शादियां नहीं होती, या शादियां बांग्लादेश से लड़कियां आ रही हैं शादी करने के लिए। हमने अपने गांव में के आसपास में देखा। तो क्या है, अरे वो तो बंगाली से शादी, कोई बंगाली आया, बंगाली से शादी कर ली, और क्योंकि लड़कियां हैं नहीं। यहाँ तक कि हम जहाँ रहते हैं कासगंज में, वहाँ हमारे यहाँ जो काम करने वाली औरत आती है वो बंगालन है। मतलब जो घर का काम करती है वो बंगाली है, और वो हमारे क्षेत्र के किसी से उसने शादी किया है और अपने गुजारा के लिए गरीब घर की है, तो इस तरह के काम करती है। तो ये जो मतलब एक अच्छी चीज नहीं है ना। ये समाज में इस तरह से कुव्यवस्था आती है। तो ये तो एक हमारे जो ब्रज समाज में में ही नहीं, ये मेरे ख्याल से हरियाणा में भी और जगह भी, पंजाब में भी ये इसका बहुत सारा उदाहरण मिलता है कि वहाँ पर भी रेशियो बहुत कम है। तो इसका कारण है अशिक्षा है, लोगों के अंदर पुरुषों के प्रति ज़्यादा लगाव कि पुरुष ही कमाते हैं, स्त्रियां कमाती नहीं है। तो हमको ये देखना होगा कि स्त्रियों को भी समाज में बराबर काम दिया जाए। अभी हमारे पास और भी डाटा है। हमने जब देखा कि जो लोग काम करने वाले लोग हैं हमारे यहाँ, जो 4 करोड़ में करीब 1,30,00,000 लोग काम करने वाले लोग हैं यहाँ पर। 1,30,00,000 में मुश्किल से 30 लाख स्त्रियां हैं, 1 करोड़ पुरुष हैं। ये जो हम 1,30,00,000 की हम बात कर रहे हैं, ये कृषि क्षेत्र को मिला करके है। यदि हमारे यहाँ 4 करोड़ की जनसंख्या है, तो हम इसको इस तरह से हम बांटते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ और जब 20 साल तक का है, ऐसे लोगों की संख्या करीब करीब 25% होगी। ये लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं, इनको शिक्षा में लगे होंगे या किसी और तरह से लगे होंगे। तो हम 18-20 साल तक की जो उम्र है उसके बाद ही लोग काम में लगते हैं, हम इसको मान लेते हैं।
बाल मजदूरी की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुछ अपवाद बस बाल मजदूरी भी लोग करते हैं, एक अलग बात होगी, लेकिन 18 से 20 वर्ष तक की ऐसे लोगों की संख्या करीब करीब 25% है। 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनकी भी संख्या कम से कम 15% तक लोग ऐसे हैं या समाज में होंगे जिनकी की उम्र, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, 60 वर्ष से ज्यादा है। तो वो भी किसी काम, मतलब काम, सक्रिय काम में योगदान नहीं दे पाते। तो हमारे पास में काम करने वाले लोगों की संख्या जो होगी वो लगभग होगी 2.5 करोड़ लोग जो कि सक्रिय काम कर रहे हैं। उसमें हमने बोला कि जो काम कर रहे हैं लोग वो करीब 1.30 करोड़ लोग हैं। और जो किसान, जो खेत का मालिक है, मतलब वो किसान जिसके अपने खुद के खेत हैं, वो कहीं काम तो नहीं कर रहा, वो अपने खेत पर निर्भर है, उसके पास है 5, 10, 20 बीघा खेत है। ऐसे लोगों की संख्या ब्रज समाज में करीब करीब 50 लाख है। और कुछ लोग हैं जो कि व्यवसाय में भी लगे हैं, तो कुछ और व्हाइट कलर जॉब में लगे हुए हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि जो शहर की आबादी है हमारे यहाँ, करीब करीब 1 करोड़ शहर में लोग रहते हैं और 3 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। ये एक अनुपात है, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है जो शहर की आबादी है। 1.25 करोड़ शहर में की आबादी जो 1.25 करोड़ है, और 2.75 उसमें से गांव की आबादी होगी। तो अब हमको मोटा मोटी पता चला कि ऐसे लोग, फिर भी जो कम से कम यहाँ से 10-20 लाख लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ हमारे यहाँ नहीं रह करके दिल्ली, पंजाब या बॉम्बे, कलकत्ता, बाहर में रह रहे हैं लोग। ऐसे लोगों की संख्या भी लाखों में है। तो इसके बावजूद भी कम से कम 20-25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कि हम कह सकते हैं वो बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है। ये हम तब कह रहे हैं कि हमने मान लिया है कि स्त्रियां खास करके घर में ही काम करती हैं, वो कोई कॉमर्शियल वर्क नहीं करती, वो कहीं बाहर आकर के काम नहीं करती। उनकी संख्या बहुत कम है। जो लोग मान लीजिए शिक्षिका काम कर रही है, या आंगनवाड़ी वर्कर काम कर रही है, या कुछ और छोटे मोटे काम कर रही है, लेकिन उनकी संख्या बहुत बहुत कम है। 1% भी नहीं होगी स्त्रियों की संख्या में। तो बहुत सारी स्त्रियां जो है काम नहीं कर रही हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हमको ये व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि हम उन स्त्रियों को, वो जहां रहती हैं उसके आसपास हैं, किस तरह से कामों में लिप्त किया जाए जहां पर कि श्रम की आवश्यकता कम होती है, बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करते हो। ऐसे उद्योगों को उन स्त्रियों के लिए लगाना होगा। पहले भी हम लोगों ने देखा कि खेतों में जब लोग, अभी भी लोग काम करते हैं, तो स्त्रियां जाती हैं, कुछ कुछ नड़ाई गुराई का थोड़ा बहुत काम करती हैं। लेकिन अभी फिलहाल में क्या हो गया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण है, क्योंकि कॉलेज बहुत सारे खुल गए, हाई स्कूल इंटर पास कर लिए, बीए हो गए, एमए हो गए, और इस तरह की जो हमने क्वालिफिकेशन ले ली, थोड़ा पढ़ लिखने के बाद में हमने खेतों से विमुख हो गए, खेतों में हम काम नहीं करना चाहते। और बीए एमए की डिग्री का समाज में कोई महत्व नहीं है। यदि आपने पढ़ लिख भी गए, आपने कुछ बीए की डिग्री ले ली, एमए की डिग्री ले ली, इससे समाज का क्या होगा? समाज का तो कोई उपयोग ही नहीं। समाज को तो उद्योग चाहिए, कोई वाणिज्य की व्यवस्था चाहिए। तो उस तरह की यदि हमारे पास में काम, हुनर हम नहीं सीख पा रहे हैं या हमको नहीं सिखाया गया, तो हमारी उपयोगिता समाज के लिए खत्म हो जाती है। और हमारे यहाँ बेरोजगारी का
या अर्थव्यवस्था का और सुंदर नहीं होने का ये मात्र कारण है। यदि हम अपने युवाओं को जो वहां पर लगने वाले उद्योग हैं उसको देखते हुए, चाहे कृषि को मैकेनाइज खूब करना पड़े और उसमें हमको जो जरूरत पड़ेगी आदमियों की, जिस तरह के प्रशिक्षित आदमियों की, उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था देनी होगी। हम ये नहीं कहते कि गांव का आदमी प्रोफेसर नहीं बनेगा, नहीं, उसमें जो मान लीजिए जो मेधावी है वो प्रोफेसर बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ और अकाउंटेंट बनेगा, लॉयर बनेगा, कुछ भी बन सकता है। लेकिन सारे लोग तो मेधावी नहीं होते ना, और सारे लोग ये किसी तरह से कुछ शिक्षा व्यवस्था में पास होते जा रहे हैं और फिर उसके लिए समाज की उपयोगिता नहीं है, फिर बाद में कहते हैं कि हम तो बेरोजगार बैठे हैं। तो हमें ब्रज समाज में इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी जो जरूरतें हैं उसके अनुरूप हो, उसके अनुरूप जब होंगी तब उनका उपयोग होगा वहां पर, और हमारी अर्थव्यवस्था सुंदर ढंग से चलती रहेगी। और इस बात का हमें ख्याल करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ब्रज की जितनी पॉपुलेशन है, जो हमें पास डाटा अवेलेबल है, जिस तरह के रोजगार अवेलेबल है, तो हमारे यहाँ उद्योगों का विकास वही नहीं, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 20% लोग उद्योगों में, कृषि उद्योगों में जिनको रहना चाहिए था, ऐसे उद्योगों के नाम मात्र के लिए आगरा में चमड़े का उद्योग हो गया, पेठा बनाने का एक उद्योग हो गया, और फिरोजाबाद में शीशा बनाने का उद्योग है, और थोड़ा बहुत इटावा में या मैनपुरी में वो तारकसी का उद्योग, वो लोग बोलते हैं ऊँट के ऊपर कॉपर या लगा करके उसको तारकसी का प्रयोग करते हैं, उस तरह का उद्योग चल रहा है। लेकिन जनसंख्या को देखते हुए, इतनी बड़ी जनसंख्या को देखने के लिए ये उद्योग काफी हमारे यहाँ नहीं है। तो हम अपनी पॉपुलेशन के लिए जो हमारी जरूरत की जो चीजें हैं, अब जैसे मान लीजिए हम दवा नहीं बनाते, दवा सब हम बाहर से ले रहे हैं, हम कपड़ा नहीं बनाते, कपड़ा हम सारा बाहर से ले रहे हैं। अब 4 करोड़ लोगों के लिए जो कपड़े हैं अहमदाबाद से आएंगे, कानपुर से आएंगे, कहीं और जगह से आएंगे, और हमारे यहाँ उसका उद्योग नहीं होगा, तो हमारे यहाँ का पैसा तो कहीं बाहर जा रहा है। तो हमको ये वो व्यवस्था करनी है कि यहाँ पर जो हमारी जो जरूरत की चीजें हैं, हम क्यों नहीं अपनी चिकित्सा के लिए हर्बल व्यवस्था करते हैं, हर्बल का प्रोडक्शन करें, क्योंकि हमारे पास खेत हैं, हम उन हर्ब्स को हम पैदा कर सकते हैं, उनको करके हम उसको चिकित्सा में लगाएंगे। हम क्यों केमिकल वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे? उस पर अनुसंधान की जरूरत होगी, कोई भी जरूरत होगी। इसके पहले इतने सालों वर्षों तक यहाँ पर जो चिकित्सा व्यवस्था थी आयुर्वेद पर आधारित थी ना, तो वो आयुर्वेद की संभावना तो हमारे ब्रज प्रदेश में भी है, उसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि एलोपैथी के लिए तो हमारे यहाँ एक भी कारखाना नहीं है, कोई भी दवा हमारे प्रदेश में नहीं बनती, और लोग बीमार तो पड़ते हैं, लोगों को दवा की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम और भी जो हमारे डिफिसिट हैं, जहां जहां जो काम हम नहीं करते हैं, उनकी संभावनाओं को हम तलाश करके उनका हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, जिससे कि किसी भी तरह से हमारी जो व्यवस्था है वो बैलेंस्ड रहे और विकास के दर आगे बढ़ती जाए, आगे बढ़ती जाए। अभी समय थोड़ा कम रह गया है, तो हम इसको ही समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न होगा तो लेते हैं। दादाजी, हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने इसमें एक बात देखी कि आवाज कम आ रही थोड़ी। जैसे गांव हाँ, Bluetooth connection. हाँ दादाजी, आवाज आई? हाँ अभी आ रही है। हाँ दादाजी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया था कि जो ग्राम में उद्योग होंगे या गांव में कोई भी इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाएगी कि गांव अपना आत्मनिर्भर बन जाए, सारी जरूरतें वहां पूरी हो जाएं, ऐसे प्रोजेक्ट नहीं, वो करेंगे। गांव नहीं, ब्लॉक लेवल पर है।
गांव में ब्लॉक तो लेवल पर। हाँ ब्लॉक लेवल पर उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की व्यवस्था के लिए सोचना पड़ेगा। फिर भी जरूरी नहीं है कि ब्लॉक हाँ में सब तो कुछ मैं बन जाए, इंटर ब्लॉक भी हो जाएगा, कुछ ब्लॉक को मिल करके फिर वो व्यवस्था बनाई जाए, ऐसा होगा। गांव के स्तर पर तो नहीं होगा, हाँ ब्लॉक के स्तर पर होगा। हाँ ब्लॉक में मतलब कई सारे गांव हो सकते हैं ब्लॉक में। हाँ ब्लॉक में बहुत सारे गांव होते हैं, एक ब्लॉक में जैसे एक जिला में 10 ब्लॉक हैं करीब, हम्म हमने जो देखा है हम्म हमारे हम्म यहाँ हम्म 10-11 ब्लॉक पड़ते हैं हम्म एक एक जिला में। हम्म और हम्म, एक ब्लॉक के अंदर कम से कम मैं कैसे 40-50 गांव पंचायत होंगी, पहले पंचायत आती है, और हर पंचायत में हाँ, 2-3 गांव होते हैं। तो ऐसी इसकी अच्छा। ये है। तो दादाजी ये ब्लॉक लेवल पे सेल्फ सफिशिएंसी का जो काम है, तो हम्म ये इसमें मतलब जो बेस है वो मास्टर यूनिट के आधार पर या ऐसे प्रोजेक्ट के आधार पर होगा ना? ये मास्टर यूनिट तो एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए है, मतलब, हाँ हाँ लेकिन जरूरी नहीं कि वो मास्टर यूनिट में हो। हम तो जब ब्लॉक लेवल की जब प्लानिंग जब करेंगे तो हमारे ब्लॉक में हम्म कितने आदमी रहते हैं, उनके लिए क्या क्या हम्म व्यवस्था की आवश्यकता है, उनको क्या क्या हमको देना है, उसके लिए हमको हम्म क्या क्या चीज करना चाहिए ना। तो हम्म उस कितनी हमारे पास जमीन है, कितनी उपजाऊ है, हम्म कितनी जमीन उपजाऊ हम्म नहीं है, वहाँ पर कितने हम्म स्कूल हैं, कितने कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल हैं, वहाँ पर पशुओं के लिए क्या है, अ, हमारे अच्छा। पास में पानी रोकने के लिए तालाब है कि नहीं है, नहरें हैं कि नहीं है, हम्म, उन सारी चीजों को, मतलब हर एक चीजों को सारी चीजें। देखना पड़ेगा उसमें। हम्म। उसके बाद से वो पूरी फिर प्लानिंग उससे बनेगी, फिर उससे संबंधित जो जो उद्योग वहां पे जरूरत है वो वो लगाए लगा जाएंगे। लिया जाएगा उस ब्लॉक जिसकी भी में। अगर जिसका दादाजी जिसका ब्लॉक कि में जिसका रॉ मटेरियल वहाँ उपलब्ध है, उपलब्ध है, हाँ। कच्चा अगर कच्चा जैसे माल। अगर जैसे एक ब्लॉक में कुछ चीजें हैं हम्म, जो वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, हम्म, तो वो फिर वो दूसरी जगह से